स्टूडेंट आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन, एक बार बता दीजिए। यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट फॉर कंफर्मेशन। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले स्टूडेंट, आपको पता है कोई भी प्लेन होता है जिसको हम बोलते हैं ना फ्लैट सरफेस, 2 डायमेंशनल फिगर की बात करेंगे यहाँ पे। तो अगर आपके पास कोई प्लेन है, उसके अंदर आपके पास 2 लाइन है, तो स्टूडेंट तो बेसिकली वो 2 लाइन या तो पैरेलल होगी या वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, मतलब पैरेलल लाइन का मतलब तो सबको पता है, 2 लाइन के बीच में रहने वाला डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि वो लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अगर आपके पास कोई प्लेन है तो वो वाले केस में हमारे पास 2 कंडीशन बचती है कि 2 लाइन है तो या तो वो पैरेलल लाइन बनेगी या इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर स्टूडेंट लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब कहीं पे तो कहीं पे मिलने वाली है वो 2 लाइन, तो वो वाले केस में उनके बीच में बनने वाला जो एंगल है हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। ये थियरम स्टूडेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये थियरम यूज करके हम 12th में भी स्ट्रेट लाइन का टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो ये थियरम वापस यूज होने वाला है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन द 2 इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है बिटवीन द लाइंस जिसका स्लोप हमने m1 m2 लिया है। आप बोल सकते हैं 2 लाइन है L1 L2, उनका स्लोप है m1 m2 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो थीटा है, एक्यूट एंगल बन रहा है 2 लाइन के बीच में, वो ऐसा दिया जाता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात बोलेंगे कि मैम आया कहाँ से, उसका प्रूफ हम देखते हैं। ठीक है, किसी को डाउट है स्टेटमेंट में बता दीजिए। तो अगर आपके पास 2 इंटरसेक्टिंग लाइन है, थीटा उनके बीच में बनने वाला एक्यूट एंगल है m1 m2, लाइन L1 L2 का स्लोप है रिस्पेक्टिवली, तो tan थीटा मॉडुलस ऑफ, ये tan थीटा क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। इसका प्रूफ देख लेते हैं स्टूडेंट, डायग्राम भी बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, पहले तो 2 लाइन है L1 L2, तो हम ले लेते हैं उनका इंक्लिनेशन, θ1 एंड θ2 क्या ले लिया, लाइन L1 L2 का इंक्लिनेशन है, मतलब जो लाइन L1 L2 एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, वो एंगल को हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है, तो वो θ1 θ2 आपका इंक्लिनेशन ऑफ लाइन हो गया। ठीक है, गुड इवनिंग स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट θ1 θ2 क्या हो गया, लाइन L1 L2 का इंक्लिनेशन है, m1 m2 हमने लाइंस का स्लोप लिया है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ से θ1 θ2 आपको पता है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L1 एंड L2 का है, तो यहाँ से हम स्लोप को ऐसा लिख सकते हैं, m1 इज इक्वल टू tan θ1 एंड m2 इज इक्वल टू tan θ2, क्योंकि हमने जब स्लोप डिफाइन किया था स्टूडेंट, तो हमने इंक्लिनेशन के फॉर्म में ही लिखा था। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें, एवरीवन सबको समझ में आया, m1 हो गया tan θ1, m2 हो गया tan θ2। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे थीटा क्या बोला है हमने, थीटा क्या एक्यूट एंगल है बिटवीन द 2 लाइंस। तो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम की बात करें तो स्टूडेंट 2 डायग्राम बनते हैं, पहले ये वाला देखिए। ठीक है, तो पहला केस है ऐसा कुछ कि लाइन L1 जो मैंने ब्लू कलर से दिखाई है, दूसरी लाइन है L2 जो ग्रीन कलर से दिखाई है, और यहाँ पे मैं टिक करके भी दिखा देती हूँ। θ1 क्या है, लाइन L1 का इंक्लिनेशन, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाई है लाइन L1, उसको आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया, ये है θ1। ठीक है, स्टूडेंट θ2 देख लीजिए, लाइन L2 का इंक्लिनेशन है यहाँ पे। ठीक है, L2 जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, वो एंगल को आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर किया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया, ये है θ2। ठीक है, अभी स्टूडेंट ये डायग्राम के हिसाब से ये जो एंगल है थीटा, ठीक है, ये थीटा अगर मैं बोल रही हूँ एक्यूट एंगल है लाइन L1 और L2 के बीच में, तो स्टूडेंट यहाँ पे बताइए कैसे लिखेंगे इसको। देखिए एक ट्रायंगल सा फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे मैंने नेमिंग नहीं दिया है, लेकिन आपको देख के पता चल रहा है मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बन रहे स्टूडेंट, यहाँ पे θ1 क्या हो रहा है, ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ये एवरीवन बताइए, समझ में आ रहा है? हाँ, तो θ1 यहाँ से क्या हो जाता है स्टूडेंट, θ1 हो जाएगा आपके पास θ2 प्लस थीटा हो जाएगा। एग्री करेंगे सब लोग, क्योंकि ये जो θ1 है ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, तो हमने एक्सटीरियर एंगल जो थियरम पढ़ी थी उसके हिसाब से यहाँ पे क्या θ1 आपका हो जाएगा θ2 प्लस थीटा, मतलब यहाँ से अगर आप लिखना चाहे तो थीटा आपका हो गया θ1 माइनस θ2, जहाँ पे θ1 θ2 क्या है, लाइन L1 L2 के इंक्लिनेशन है रिस्पेक्टिवली। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया, प्लीज बताइए। यस मैम।
ठीक है, ये केस 1 की बात करें। दूसरा केस की देख लेते हैं, क्योंकि हमने थीटा एक्यूट एंगल बोला है यहाँ पे। तो केस 2 में देखिए, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट ये जो लाइन है ना, क्योंकि आप ऑब्जर्व करेंगे, देखो ये डायग्राम में दिखा देती हूँ स्टूडेंट। जैसे ये जो लाइन L1 L2 है, आपने ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में भी कुछ सीखा होगा, स्कूल में सीखा है ना स्टूडेंट। वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे इक्वल होता है। जैसे ये वाला एंगल आप कितना बताएंगे, जो मैं अभी दिखा रही हूँ रेड पेन से या व्हाइट से दिखा देती हूँ, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट? थीटा हो जाएगा। एवरीवन ऑब्जर्व कीजिए, जो मैंने व्हाइट कलर से अभी दिखाया है, क्योंकि जो लाइन L1 L2 की बात करें तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम आपने यही थीटा क्यों लिया, इधर क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट जो थीटा में एंगल ले रही हूँ ना, ये एक्यूट एंगल है। लाइन L1 L2 के बीच में जो एंगल बनेगा, एक एक्यूट एंगल होगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, एवरीवन बताइए समझ में आया कि ये जो व्हाइट कलर से दिखा रही हूँ ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये इसमें एक्यूट एंगल है, और दूसरा जो बनेगा वो ऑब्ट्यूज रहेगा। ठीक है, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग स्टूडेंट। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं, दो लाइन है, उनके बीच में बनने वाला एक्यूट एंगल जो थीटा है वो कैसे निकालते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पक्का समझ में आया स्टूडेंट? क्योंकि टोटल की बात करूं यहाँ से लेके यहाँ तक तो वो 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एग्री करेंगे ये वाली बात से। तो ये लाइन L1 L2 के बीच में हमने जो एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा से बोला है, थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल है। केस 1 देख लिया है, हमें पता चल रहा है थीटा इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2। दूसरा वाला केस देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे तो लाइन L1 L2 दिया हुआ है, θ1 क्या है देखिए यहाँ पे, लाइन L1 का इंक्लिनेशन, θ2 क्या है, लाइन L2 का इंक्लिनेशन है θ2। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे जो मैंने एंगल बोला है, यहाँ पे फाई क्यों दिखाया है स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पे जो ये फाई है स्टूडेंट, ये अभी ये वाले केस में ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। मतलब एंगल का मेजरमेंट की बात करें तो ये आपको कितना मिल रहा है स्टूडेंट? 90 से ज्यादा, लेकिन हमें एक्यूट एंगल की बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम में अगर आप देखेंगे, ये ट्रायंगल जो बन रहा है स्टूडेंट, θ1 यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से आप लिख लेंगे θ1 आपका हो गया θ2 प्लस फाई। मतलब यहाँ से अगर आप लिखना चाहेंगे तो फाई आपका हो गया, यहाँ पे आप चाहे फाई की जगह अल्फा नाम दे लीजिए, बीटा दे लीजिए, कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे तो ये डायग्राम में देखेंगे तो फाई आपको मिल रहा है θ1 माइनस θ2। एवरीवन स्टूडेंट बताइए, क्योंकि दो लाइन है उनके बीच में एक्यूट एंगल की बात करें, वैसे तो दो एंगल बन रहे हैं, एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है और एक एक्यूट एंगल, लेकिन हम एक्यूट एंगल कैसे निकालते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? बताइए। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, ये वाला देखिए, मैं अभी कौन से कलर से दिखाऊं आपको? ओके, यहाँ पे येलो से दिखाने का ट्राई करती हूँ। ये वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये स्टूडेंट जो अभी येलो से मैंने दिखाया है, ये आपका लीनियर पेयर हो जाएगा। मतलब फाई प्लस थीटा, आप मुझे बता सकते हैं कि ये 180 डिग्री होगा ना? डायग्राम के हिसाब से अगर आप देखेंगे एवरीवन, या व्हाइट कलर से दिखाते हो, अगर नहीं दिखा तो आपको, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये 180 डिग्री होगा स्टूडेंट। यहाँ से आपने बोला है रेडियन में लिखेंगे तो पाई रेडियन आप लिखेंगे। यहाँ से हमने बोला है जो एंगल फाई है ये आपको मिल रहा है θ1 माइनस θ2। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने एक्स्ट्रा दिखाया तो उसको इरेज करती हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ से मैं आपको जो दोनों केस में मिला वो दिखा देती हूँ। केस 1 में मिल रहा है थीटा मिल रहा है θ1 माइनस θ2। दूसरे केस में आपको मिल रहा है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस फाई, क्योंकि फाई यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल था, मुझे एक्यूट एंगल की बात करनी है। जो थीटा लिया है तो यहाँ से थीटा हो जाएगा पाई माइनस फाई। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं पाई माइनस, और फाई हमने कैसा लिखा है यहाँ पे, θ1 माइनस θ2। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा लिख सकते हैं। किसी को डाउट है? केस 1 केस 2 में जो ऑब्जर्व किया वही लिखा है। अभी क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 10 हमने दोनों साइड में अप्लाई किया है। तो पहले वाले केस से tan थीटा हो गया tan ऑफ θ1 माइनस θ2। दूसरे केस से बोलेंगे तो आपको tan थीटा मिल रहा है tan ऑफ पाई माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर θ1 माइनस θ2। ठीक है, ये क्या होता है स्टूडेंट, हमने पढ़ा था tan ऑफ पाई माइनस, जैसे आप लिखते हैं a लिख दिया, पाई माइनस ए जहाँ पे एक्यूट एंगल है तो ये आपको मिल जाता है माइनस ऑफ tan a। ठीक है, वही चीज यहाँ पे अप्लाई करके हमें मिल रहा है tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस θ1 माइनस θ2, ये मिल गया माइनस ऑफ tan ऑफ, फिर ब्रैकेट के अंदर θ1 माइनस θ2। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना रहेगा तो प्लीज पूछ सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जो हमने सीखा था अलाइंड एंगल वही यूज किया है, tan ऑफ पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। ठीक है, जहाँ पे थीटा आपका क्या है, एक्यूट एंगल। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। एवरीवन समझ में आए कि नहीं, प्लीज बता दीजिए स्टूडेंट। Yes, ma'am.
ठीक है, तो स्टूडेंट ये बताइए माइनस साइन क्यों आया, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे? क्योंकि ये पाई माइनस समथिंग आपने लिखा था ना, तो ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर की बात करूं, ये वाला ये हाँ, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपको मिल रहा है इसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्योंकि आपको पता है 10 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, उसका साइन पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे एक्यूट एंगल की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे केस 1 और केस 2 में जो मिल रहा है उसको अगर हमें कंबाइन करके लिखना है, तो क्योंकि यहाँ पे मिल रहा है टेन थीटा मिल रहा है टेन ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू, दूसरे वाले केस में आपको मिल रहा है टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन थीटा वन माइनस थीटा टू। अगर स्टूडेंट मैं मॉडुलस ले लूँ राइट साइड में, तो वो माइनस का इश्यू रिजोल्व हो जाएगा एवरीवन, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम फिर, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, सबको पता है स्टूडेंट, जो अगर आपका जो एंगल जो कि थीटा लिया है दो लाइन के बीच में, वो एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो वो वाले केस में आपको पता है टेन थीटा आपका पॉजिटिव होता है। एवरीवन समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे टेन थीटा, तो यहाँ पे हम देखो इसको ऐसा लिख सकते, दोनों केस को कंबाइन करके ऐसा लिख सकते हैं, सिंस थीटा इज एक्यूट टेन थीटा आपका हो गया मॉडुलस ऑफ टेन ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू। क्यों स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि हमने मॉडुलस ले लिया है, तो मॉडुलस ऑफ एक्स इज सेम एज मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स, ऐसा याद रख सकते हैं। तो ये माइनस साइन मॉडुलस में ऑब्जर्व कर लिया है। ठीक है, अभी स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बोल सकते हैं या आइडेंटिटी बोल सकते हैं, हमने सीखा था टेन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो वहां से यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है टाइम बचाने के लिए, देख लीजिए ये मिलेगा। ठीक है, मॉडुलस ऑफ टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू। और टेन थीटा वन क्या है स्टूडेंट, एम वन है, टेन थीटा टू क्या है, एम टू है। स्लोप ऑफ लाइन L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली, तो जस्ट इसको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो ये मिलेगा आपको फाइनल टेन थीटा मिल रहा है मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई वन प्लस m1 m2। किसी को डाउट है स्टूडेंट बताइए, प्लीज बताइए थीटा वन थीटा क्या है? थीटा वन थीटा टू आपका लाइन L1 L2 का इंक्लिनेशन है रिस्पेक्टिवली, m1 m2 क्या है, लाइन L1 L2 के स्लोप से रिस्पेक्टिवली। थीटा क्या है, दोनों लाइन L1 L2 के बीच में बनने वाला एक्यूट एंगल को हमने थीटा लिया है। ठीक है, समझ में आया? प्लीज बताइए एवरीवन। ओके स्टूडेंट, ये बहुत काम का रिजल्ट है, प्रूफ भी हमने किया है, बहुत इजी है, और ये प्रूफ आगे भी हम डिस्कस करेंगे। ट्वेल्थ में जो टॉपिक आता है स्ट्रेट लाइन का, उसमें भी ये प्रूफ वापिस से यूज होगा। तो टेन थीटा हमें मिल रहा है मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय वन प्लस m1 m2। ठीक है स्टूडेंट, ये अब बात समझ में आई। तो इसी को हम दूसरे तरीके से कैसा लिखेंगे, ये करोलरी करके मैंने दिखाया है, आप चाहे तो रिमार्क बोल सकते हैं, नोट करके बोल सकते हैं। थीटा एक्यूट एंगल है बिटवीन द टू लाइन, और यहाँ पे जो लाइन स्टूडेंट उनका इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, जनरल फॉर्म में दिया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो। दूसरा लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस a2 इज इक्वल टू जीरो। अभी स्टूडेंट कितने स्टूडेंट को याद है, अगर ऐसा जनरल फॉर्म में दिया रहता है तो लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, m1 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x कोएफिशिएंट अपॉन y कोएफिशिएंट ना, तो यहाँ से m1 आपकी बात की जाए तो स्टूडेंट ये हो जाएगा माइनस ऑफ a1 अपॉन b1 हो गया। एवरीवन m2 क्या हो जाएगा, दूसरी लाइन का स्लोप, ये हो जाएगा माइनस ऑफ a2 अपॉन b2। एवरीवन बताइए समझ में आया कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइन का इक्वेशन दिया है जनरल फॉर्म में, तो स्लोप हमारे ऐसे मिलेगा, m1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a1 अपॉन b1, m2 मिलेगा माइनस a2 अपॉन b2। अगर स्टूडेंट आप ये जो पीछे मैंने दिखा इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपको बेसिकली सिंप्लीफाई करके ये मिलेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a1 b2 माइनस a2 b1 डिवाइडेड बाय a1 a2 प्लस b1 b2। ठीक है, प्लीज बताइए स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं ये वाली चीज, ये भी क्योंकि हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो कई बार आपको जनरल फॉर्म में दे देंगे और बोलेंगे कि यहाँ पे थीटा निकालिए, दो लाइन के बीच में बनने वाला एक्यूट एंगल निकालिए, तो ये दोनों ही आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट कौन मुझे बताएगा, अगर ये दोनों लाइन की बात कर रहे हैं, अगर ये दोनों लाइन आपके पास पैरेलल हो जाती है तो वो वाले केस में क्या होगा, दो लाइन पैरेलल है तो वो वाले केस में स्टूडेंट वो तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी ना, आपको समझ में आ रहा है, पैरेलल लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट थोड़ी करती है। ठीक है एवरीवन, तो वो वाले केस में क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू m2 मिल जाएगा आपको। ठीक है, प्लीज बताइए समझ में आ रहा है कुछ? यस मैम। ये वाला न्यूमरेटर तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया।
और उसके बाद अगर स्टूडेंट ये जो लाइन है परपेंडिकुलर टू ईच अदर आ जाता है, तो वो वाले केस में हमने पढ़ा था दो लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है, उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आ जाता है, आता है ना। तो ये वाले केसेस स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका, डिनोमिनेटर देखिए यहाँ पे जो मॉडुलस के अंदर है ना, ये आपको मिल जाएगा 1 प्लस -1, मतलब ये 0 बन रहा है। ठीक है, यहाँ से भी मैं बताना चाहूँ तो बेसिकली यहाँ पे देख लीजिए ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट काम में आते हैं हमारे पास। क्या है यहाँ पे एवरीवन, अगर आपके पास दो लाइन है, उनका जनरल फॉर्म दिया है आपको ऐसा कुछ, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो आप बताएंगे कैसे कि लाइन पैरेलल है, आइडेंटिकल है, परपेंडिकुलर। एक तो स्लोप से आपको पता है सबको स्टूडेंट, स्लोप में क्या रिलेशन होता है, लाइन पैरेलल रहेगी तो उनका स्लोप सेम आता है, इक्वल आता है, अगर लाइन परपेंडिकुलर रहेगी तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वाली चीज ध्यान रखना है आपको, अगर आपके पास लाइन पैरेलल है तो आपको a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 मिलेगा। एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, देखिए यहाँ पे जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, एक इक्वेशन मैंने ये लिख दी लाइन की। दूसरी जैसे मैं लिखूं यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल लाइन है। देख लीजिए कैसे, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है। रेशियो ले लीजिए a1/a2 किसके बराबर आया, b1/b2। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे डिफरेंट दिख रही है आपको, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो ये जो दो लाइन का इक्वेशन मैंने लिखा है, ये दो लाइन आपका क्या है, पैरेलल है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या था यहाँ पे लिखने का, यहाँ पे देखो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती थी 4x प्लस 6y प्लस सपोज मैंने लिख दिया 11 इज इक्वल टू 0। अभी भी आप बता सकते थे कि ये दोनों लाइन आपके पास पैरेलल है। कैसे स्टूडेंट, देख लीजिए a1/a2 का रेशियो लीजिए, कितना मिल रहा है आपको, a1/a2 मिल जाएगा 2। ठीक है, फिर यहाँ पे b1/b2 कितना मिलेगा स्टूडेंट, 6/3 मतलब 2 मिलेगा, लेकिन 11/5 ये 2 के बराबर नहीं है ना, प्लीज बताइए। तो ये दो लाइन आपका पैरेलल हो जाएगा। तो यही कंडीशन आपको याद रखना है, बहुत काम की चीज है ये स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फाइनल एग्जाम में भी डेफिनेटली यूज होगा। अगर आपको जो लाइन की इक्वेशन दी है जनरल फॉर्म में, ये जनरल फॉर्म वापिस से दिखा देती हूँ ऐसा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि लाइन पैरेलल है, आइडेंटिकल है, परपेंडिकुलर, तो ऐसे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आया है, तो क्या है, लाइंस आपका पैरेलल है। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बता दीजिए एवरीवन। यस मैम। स्लोप से भी कंपेयर कर सकते हैं ना, आपको पता है पैरेलल लाइन का स्लोप सेम आता है, लेकिन ये वाला भी पता होना चाहिए, यहाँ पे कोएफिशिएंट रिलेशन हम बता रहे हैं। अगर लाइंस आपका आइडेंटिकल हो जाता है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है, किसी को याद है, जैसे एग्जांपल दूं मैं, जैसे स्टूडेंट अभी 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक ये लाइन मैंने बता दिया। अगर मैं इसको कोई नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिखूं, जैसे मैंने सपोज इसको 4 से मल्टीप्लाई करके लिखा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 8x प्लस 12y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो चेक कर लीजिए स्टूडेंट क्या मिल रहा है, उनके जो कोएफिशिएंट है ना, देखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। कोइंसिडेंट लाइन मिल रही है आपको, समझ में आ रहा है, आइडेंटिकल, एवरी बार का नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया आपने। तो यहाँ पे ये लाइंस आइडेंटिकल कब होगी, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत काम की चीज है, आपको पता होना चाहिए। अगर अभी स्टूडेंट परपेंडिकुलर की बात की जाए, दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो आपको पता है उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना आता है, -1। वही चीज यूज करके इन्होंने ये लिखा है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो वही यहाँ पे नीचे लिखे, जैसे हमने ये पिछले वाले स्टेप में दिखाया था m1 m2 -1 हो जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बेसिकली ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे स्लोप लिखा है, m1 क्या है आपका -a1/b1, m2 क्या है -a2/b2। ठीक है स्टूडेंट, वही जस्ट उनके m1 इंटू m2 को -1 ले लीजिए, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, और बेसिकली आपको यही चीज मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है यहाँ पे कंडीशन में a1 a2 प्लस b1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमने पहला पढ़ा है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उनके बीच में एक्यूट एंगल जो थीटा है वो कैसा निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला नेक्स्ट में सिर्फ स्टेटमेंट दिखा रही हूँ। यहाँ पे जब भी आपको क्वेश्चन में बोलेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए दो इंटरसेक्टिंग लाइन का, तो क्या करेंगे, हम दोनों लाइन के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, जो एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी वो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा वहां से।
ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट मैं जो आपको स्टेटमेंट दिखा रही हूँ इसका प्रूफ नहीं कराने वाली हूँ, ये बेसिकली क्रैमर्स रूल से आया है। आपने 2 इक्वेशन ली है, फिर क्या करेंगे, आप एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे एक वेरिएबल को, या तो एक्स को एलिमिनेट करेंगे या वाई को एलिमिनेट करेंगे स्टूडेंट, कोएफिशिएंट सेम बना के। तो वही चीज यहाँ पे प्रूफ में करते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ये वाला रिजल्ट पूरा याद करने की बजाय जब भी आपको क्वेश्चन में बोलेंगे कि 2 लाइन का क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो, तो आपको दोनों के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करना है। अच्छा स्टूडेंट, ये आया कहाँ से, अगर किसी को जानने में इंटरेस्ट है तो क्रैमर्स रूल से आपने 10th स्टैंडर्ड में भी सीखा है, 11th में भी सीखा है, डिटरमिनेंट चैप्टर में वही चीज यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, आप यहाँ पे शायद डी नोटेशन यूज करते थे या डेल्टा भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ पे एक्स और वाई के कोएफिशिएंट यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट मतलब ऐसा है a1 b1, यहाँ पे a2 b2, ये डी बोल सकते हैं डेल्टा से। फिर उसके बाद dx अगर हमें लिखना होता है तो उसमें क्या करते हैं, c1 c2 जो है आपको कांस्टेंट दिख रहे हैं, फर्स्ट कॉलम को उससे रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे c1 c2, यहाँ पे b1 b2 एज इट इज। अभी dy लिखना है स्टूडेंट, तो वहां पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर मुझे लिखना है dy, तो यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। तो dy हमारे पास हो जाएगा डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे a1 a2 सेम रहेगा, सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे आप c1 c2 से। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्रैमर्स रूल से आपको x की वैल्यू क्या मिलती है, किसी को याद है स्टूडेंट, तो x की वैल्यू हो जाएगी dx अपॉन d, y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे आपके पास dy अपॉन d। ठीक है, बट कंडीशन ये कि डिटर्मिनेंट जो d निकाले ना वो 0 नहीं होना चाहिए। एवरीवन प्लीज बताइए। तो अभी के लिए सिर्फ मैं बता रही हूँ क्रैमर्स रूल है स्टूडेंट, लेकिन ये डिटरमिनेंट में अच्छे से हम करने वाले हैं। जब भी क्वेश्चन में बोलेंगे फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उनके इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसी को डाउट है प्लीज बता दीजिए, पक्का ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है सिंप्लीफाई करके, ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे डायरेक्टली सोल्व करेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे कंडीशन ऑफ कॉन्करेंट लाइन, ये होती क्या है। तो स्टूडेंट अगर आपके पास 3 लाइन या उससे ज्यादा लाइन है तो और उनका क्या है कॉमन पॉइंट बोल सकते हैं या इंटरसेक्शन पॉइंट सेम आ रहा है, तो आप बोलेंगे वो लाइंस आर कॉन्करेंट। तो यहाँ पे लिखा है भी है 3 और मोर डिस्टिंक्ट लाइंस आर सेड टू बी कॉन्करेंट इफ दे पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट, मतलब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। ठीक है, अगर स्टूडेंट बोला जाए दूसरे वर्ड्स में, तो अगर आपको बताना है कि 3 लाइन कॉन्ग्रुएंट है तो क्या करिए, 2 लाइन के मतलब उनका इक्वेशन को सोल्व कीजिए, और जो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा स्टूडेंट, अगर वो थर्ड लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आप बोल सकते हैं तीनों लाइन आपका कॉन्ग्रुएंट लाइन हो गया। ठीक है, समझ में आया। इफ वी कंसिडर द 3 लाइन देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 लाइन लाइज ऑन द थर्ड लाइन। किसी को डाउट है प्लीज बता दीजिए। स्टूडेंट समझ में आया। अगर क्वेश्चन आपको बोले कि 3 लाइन का इक्वेशन दे दिया है, बताइए कॉन्ग्रुएंट लाइन है, तो क्या कर सकते हैं, कोई भी 2 लाइन का इक्वेशन लीजिए, साइमल्टेनियसली सोल्व कीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू जो आई वो थर्ड जो लाइन की इक्वेशन वहां पे सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, अगर उसको सेटिस्फाई किया तो आप बोल सकते हैं कि तीनों लाइन आपका कॉन्ग्रुएंट है। अदरवाइज आप उसका मैं आपको रूल भी बताने वाली, डिटरमिनेंट की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो गिवन 3 लाइन है वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है स्टूडेंट उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं 3 लाइन दिख रही है आपको L1 L2 L3, तो वो एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, पॉइंट P पे, तो P को आप बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, या बोल सकते हैं 3 लाइन आपका कॉन्करेंट लाइन है। ठीक है, कॉन्करेंट लाइन है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। मतलब कोई भी 2 लाइन को आपने क्या है, यहाँ पे कोई भी 2 जैसे L1 L2 ले लिया है आपने, उनके इक्वेशन को लिया है, सोल्व किया है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया है। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसे यहाँ पे P है वो थर्ड लाइन के ऊपर भी है। ठीक है, मतलब तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही है, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट आप बोल सकते हैं। ठीक है, किसी को डाउट है प्लीज बता दीजिए। पक्का समझ में आया स्टूडेंट्स किसी को? ओके स्टूडेंट, ये हो गया। इसका कंडीशन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे कंडीशन ऐसा लिखिए, लेकिन इसको याद करने की बजाय डिटरमिनेंट वाला फॉर्म ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर 3 लाइन का इक्वेशन कुछ ऐसा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0, तो ये तीनों लाइन कॉन्ग्रुएंट कब होगी, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और ये कंडीशन है क्या स्टूडेंट, बेसिकली ये है
ठीक है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट, यहाँ पे जो लिखा है स्टूडेंट ये बहुत इजी है इसको याद करना एज कम्पेयर टू दिस, और मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को याद भी होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 को एक्सपांड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे रख लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है, फर्स्ट रो में A1 B1 C1 है, सेकंड रो में A2 B2 C2 है, थर्ड रो में आपके पास A3 B3 C3 है, और ये डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर आपके पास 0 आ रही है तो आप बोल सकते हैं जो गिवन 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट लाइन। अभी स्टूडेंट यहाँ पे सिंप्लीफाई करना आता है, मैं सिंप्लीफाई करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है A1 उसको लिखेंगे, फिर क्या करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे, छुपा देंगे थोड़ी देर के लिए, बाकी जो बचा वो 4 एलिमेंट बचेंगे उसका डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये वाले और इसको मैंने अगर हाइड कर दिया है तो बाकी जो 4 एलिमेंट बचेंगे उनका डिटर्मिनेंट, मतलब अभी जो बचा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना सबको आता है स्टूडेंट, क्या होगा प्लीज बताइए। तो ये हो जाएगा आपके पास B2 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C2, ठीक है। फिर आता है माइनस साइन, क्योंकि ऐसा कुछ होता है प्लस माइनस प्लस, ओपन करना मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को आता है डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 को, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट माइनस साइन मैंने लगा दिया है। अभी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है B1 वो लिखेंगे। अभी क्या करेंगे फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, हाइड कर देंगे थोड़ी देर के लिए, जो बाकी जो एलिमेंट बचा उनका डिटर्मिनेंट। तो ये और ये मैंने डिलीट कर दिया स्टूडेंट, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे A2 C3 माइनस A3 C2, ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है C1 उसको लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हाइड कर देंगे, जो बाकी बचेगा उसका डिटरमिनेंट इसके साथ मल्टीप्लाई करना है C1 के साथ। तो ये क्या होगा A2 B3 माइनस A3 B2। किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। ये एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर 0 आता है तो आप बोल सकते हैं गिवन 3 लाइंस आर कॉन्करेंट, ठीक है, मतलब उनका इंटरसेक्शन पॉइंट सेम है। एवरीवन बताइए समझ में आया कि नहीं। तो यही पीछे यही चीज लिखा हुआ है, तो ये ऐसा ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये वाला याद करना थोड़ा ज्यादा इजी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, और इसको सिंप्लीफाई करना मुझे लगता है मोस्टली सब स्टूडेंट को आता है, ठीक है मैम। ओके स्टूडेंट। तो अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, जो भी अभी पढ़ा हमने तीन टॉपिक, उसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करना है। जो क्वेश्चन सिमिलर टाइप का रहेगा वो मैं होमवर्क में दूंगी, और जो हमें लगता है यहाँ पे करना चाहिए वो यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो प्लीज नोटबुक निकालिए और मेरे साथ सोल्व कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स, जिसका स्लोप आपको दिया है √3 एंड 1/√3, ठीक है स्टूडेंट। तो सोल्व करते हैं। यहाँ पे बताइए क्या करें, यहाँ पे लाइन का नाम लिखना है L1 L2, या डायरेक्टली स्लोप को ले ले M1 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे √3, M2 ले लेते 1/√3, ठीक है। आप बताइए कैसे लिखे स्टूडेंट, एवरीवन ऐसे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। गिवन Yes, ma'am. द स्लोप्स ऑफ लाइन, गिवन द स्लोप्स ऑफ लाइन का नाम देना चाहिए तो दे दीजिए, स्लोप्स ऑफ लाइन L1 एंड L2। तो यहाँ से लिख सकते हैं M1 आपको दिया है √3, M2 क्या है सेकेंड लाइन का स्लोप है, ये आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये दिया है आपको 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है एक्यूट एंगल निकालना है दोनों लाइन के बीच में बनने वाला, और यहाँ पे स्लोप उसका पता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल, बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द लाइन्स लिखना है, या तो नाम देना चाहिए तो वो भी दे दीजिए, बिटवीन द लाइन्स L1 एंड L2, ठीक है स्टूडेंट। अभी सबने फॉर्मूला याद होगा मेरे हिसाब से, टेन थीटा कैसे लिखते हैं, अगर आपको पता है थीटा क्या है, दो लाइन के बीच में बनने वाला एक्यूट एंगल है, तो अभी हमने थियरम से भी डिराइव किया था, तो यहाँ से हम बोल रहे हैं टेन थीटा आपके पास हो गया स्टूडेंट। प्लीज बताइए मॉड्यूलस ऑफ M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपको 1 प्लस M1 M2, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज, कितना आ रहा है बताइए। यहाँ पे हमें थीटा निकालना है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। M1 की वैल्यू आपको √3 मिल रही है, M2 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, आई थिंक 1/√3 थी। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, होल डिवाइडेड बाई हो गया आपके पास 1 प्लस √3 इंटू यहाँ पे था 1/√3। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए
क्या हो रहा है डिनोमिनेटर में अगर बात की जाए यहाँ पे एवरीवन, देखिए मैं कैंसिल कर दूं ये √3 और ये जो √3 है इसको। यस मैम। ओके ठीक है चलो, अभी एक और काम कर सकते हैं, न्यूमरेटर में जो दिया था वहां पे आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, ले ले एलसीएम। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बनेगा, अगर आपने इधर ऊपर एलसीएम लिया है तो √3 मिलेगा, √3 इंटू √3 मतलब 3 बन जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, तो यहाँ पे 1 + 1 मिल रहा है आपको। किसी को कोई भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज पूछिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिला है उसको हम लिख देते हैं अच्छे से। तो ये मिला है डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे 3 - 1 करेंगे तो 2 हो गया, तो 2/√3, और नीचे भी आपको कितना मिल रहा है स्टूडेंट, 2 मिल रहा है। एक सेकंड, मैंने डिटरमिनेंट वर्ड बोला ना शायद, आई एम सॉरी, यहाँ पे स्टूडेंट मैंने कुछ मिस्टेक किया है, डिटरमिनेंट नहीं है, ये मॉड्यूलस का है, क्योंकि डिटरमिनेंट का भी सिंबल आपका यही होता है, मुझे याद मेरा मिस्टेक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं करेक्ट करती हूँ। तो ये जो नोटेशन है ये मॉड्यूलस का है यहाँ पे। ठीक है, प्लीज कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि जो हमने बात करी थी वही शायद मेरे दिमाग में था अभी भी, कि पिछले वाले में हम ये डिटरमिनेंट बोल रहे थे, तो इसकी वजह से यहाँ पे भी शायद मैंने डिटरमिनेंट बोल दिया गलती से। तो उसके लिए सॉरी स्टूडेंट, वापस से रीड करती हूँ स्टूडेंट। थीटा क्या है, यहाँ पे एक्यूट एंगल है बिटवीन द लाइन L1 एंड L2 आप बोल रहे हैं, तो यहाँ से हमें लिख रही है tan थीटा क्या है, मॉडुलस ऑफ m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। तो ये जो वर्टिकल लाइन यूज किया है ये क्या है, यहाँ पे मॉडुलस का सिंबल है। ठीक है, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड। एवरीवन प्लीज बताइए समझ में आया, कुछ मिस्टेक होगी तो आप प्लीज मुझे बताइए। तो यहाँ पे जितना भी मैंने ये वर्टिकल लाइन यूज किया है ये मॉडुलस का सिंबल है। ठीक है, तो आपको tan थीटा क्या मिल रही है, मॉडुलस ऑफ 3 - 1/√3/1 + 1। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये मिला है मॉडुलस ऑफ 2/√3/2। स्टूडेंट इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, ये है ऐसा 2, ओके, मॉडुलस ऑफ 2/√3 और ये नीचे 2 है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल कर सकते हैं स्टूडेंट, देख लीजिए। यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या मिला उसको लिख देते हैं, 1/√3। वेरी गुड। तो मॉडुलस ऑफ 1/√3 कितना आएगा स्टूडेंट, 1/√3 30 डिग्री। वेरी गुड। ये क्या है हमारे पास, tan थीटा मिला है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है। 1/√3। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से हम दो तरीके से लिख सकते हैं, कुछ बच्चे थीटा को डिग्री में लिखना चाहेंगे, कुछ चाहे तो रेडियन में भी लिख सकते हो। तो यहाँ से आप बता सकते हो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, या 30 रेडियन में डिग्री। लिखना है, या रेडियन में लिखना है तो स्टूडेंट और करके लिखा है मैंने, चाहे तो इक्वल टू लिख सकते हैं, π/, क्या लिखूं, 6 एवरीवन। यस मैम। तो यहाँ पे 5/6। ओके, तो और यहाँ पे लिख सकते हैं π/6 रेडियन। ठीक है, एवरीवन समझ में आया, बता दीजिए। यस मैम। डिग्री में आंसर करेंगे तो 30 डिग्री हो गया, रेडियन में आंसर करेंगे तो π/6। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किधर लिखना है तो इक्वल टू भी लिख सकते हो, लेकिन डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया है, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, या इक्वल टू भी लिखना चाहे तो लिख दिए π/6 रेडियन। ठीक है, दोनों करेक्ट है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा ये। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे यही फॉर्मूलों को यूज करके 2-3 क्वेश्चन तो आराम से हम करेंगे, अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन बन सकते हैं सब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बता सकते हो देयरफॉर एंगल बिटवीन, ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन एंड L1 एंड L2 ये आपके पास हो गया 30 डिग्री, रेडियन में लिख रहे हैं तो π/6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। वेरी गुड जिया, ऋषिता, करिश्मा, मुस्कान, सबने आंसर सही दिया है पहले वाले क्वेश्चन का, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, क्या दिया है, इफ द एंगल बिटवीन द टू लाइन इज π/4। ठीक है, π/4 डिग्री में बोले तो स्टूडेंट ये 45 डिग्री दिया है। ठीक है, रेडियन में तो π/4 दिया है। ठीक है, अभी क्या बोला है, एंड द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। ठीक है, जो दूसरी वाली लाइन है उसका स्लोप बताना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं पहले भी बता देती हूँ, इसका 2 आंसर आपको मिलेगा, 2 स्लोप मिलेगी, मतलब 2 यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि वहां पे मॉडुलस लगाते हैं आप। ठीक है, तो मॉडुलस को जब ओपन करेंगे तो वहां पे आपको 2 आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, कैसा लिखे स्टूडेंट बताइए एवरीवन। तो ऐसा लिख सकते हैं, गिवन, ओके, यहाँ पे बेसिकली डायरेक्टली लिखना चाहे तो थीटा आपको क्या दे दिया है, π/4। ऐसा भी लिख सकते हैं, थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस। ठीक है, अभी स्टूडेंट जो पहली वाली लाइन का स्लोप है
आप पूरा वर्ड्स में लिखना चाहे तो लिख दीजिए स्लोप ऑफ वन लाइन इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू 1/2, ऐसा लिख लीजिए। तो m1 आपने दिया है 1/2। और दूसरी लाइन का जो स्लोप है, अगर हम m2 से डिनोट कर रहे हैं स्टूडेंट, आपकी मर्जी m2 रखना है तो m2 रख लीजिए। m2 की जगह अगर सपोज आपको m रखना है तो m भी ले सकते हैं, क्यों, ताकि ये ना बार बार m2 आपको लिखना ना पड़े। तो आपकी मर्जी है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो आप पूरा वर्ड्स में भी लिख सकते हैं स्लोप ऑफ द one line is equal to m1 is equal to 1/2, slope of the second line is equal to m2 is equal to m। ठीक है, प्लीज बताइए। तो उसके बाद क्या यूज करेंगे, जो फॉर्मूला भी हमने सीखा है, यूजिंग tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, यहाँ पे स्टूडेंट m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय आपको मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस m1 m2। ये यूज करके हमें m2 की वैल्यू निकालनी है। आप चाहे तो m2 को m ले लीजिए, थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, नहीं तो बार बार कंफ्यूजन हो जाएगा वहां पे। कई बार तो आपको 2 मल्टीप्लाई होगा m2 से, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप यहाँ पे चाहे तो m2 को m2 रख लीजिए, चाहे तो m यूज कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन, समझ में आया? प्लीज बताइए, किसी को डाउट है? यस मैम। ओके, तो स्टूडेंट अभी क्या है, थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है दिस इंप्लाइज tan थीटा, आपको पता है यहाँ पे कितना π/4 है, और ये मिल गया मॉडुलस ऑफ m1 की वैल्यू कितनी है 1/2, और m2 को हमने सपोज m से ले लिया है। ठीक है, m रख लेते हैं यहाँ पे। नीचे क्या मिलेगा डिनोमिनेटर में 1 माइनस हाफ, ठीक है, इंटू ये आपके पास हो गया m। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, ये मॉडुलस का सिंबल है। ठीक है स्टूडेंट, m1 को रिप्लेस किया 1/2 से, m2 को रिप्लेस किया m से। और अभी सबको मुझे लगता है पता है tan 45 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है स्टूडेंट, अभी यहाँ पे क्या करें बताइए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले ले, ज्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपने एलसीएम लिया, ये 2 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 2m हो जाएगा। वैसे ही होल डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। तो ये आपके पास क्या मिलेगा, 2 एलसीएम लिया होगा तो आपको इधर मिलेगा 2 माइनस m। ठीक है, अच्छे से लगाना यहाँ पे जो मॉड्यूलस का सिंबल है, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गैप देती हूँ यहाँ से यहाँ में। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट, प्लीज बताइए। तो यहाँ से Yes, क्या ma'am. मिलेगा, यस मैम। टू स्टूडेंट यहाँ पे दिखा देते हैं मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस 2m/2, और ये जो टोटल डिनोमिनेटर में था स्टूडेंट, इसका रेसिप्रोकल न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। मुझे लगता है ये बच्चों को पता है सबको। तो ये हो गया 2 अपॉन, देख लीजिए 2 माइनस m। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 2 कैंसिल कर दे एवरीवन, देख लीजिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट, बता दीजिए एक बार। यस मैम। ओके, जो मिला उसको लिख लेते हैं। इसका मतलब है हमें मिल रहा है 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कितना मिल रहा है 1 माइनस 2m अपॉन, एक बार चेक कर लेते हैं, 1 माइनस 2m अपॉन 1 माइनस 2m अपॉन यहाँ पे मिल रहा है आपको 2 माइनस m। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको रीराइट करके लिखना है तो आप ऐसा लिख दीजिए मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 2m अपॉन आपको मिल रहा है 2 माइनस m, इसका मॉडुलस आपको मिल रहा है 1। अच्छा, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, जो मॉडुलस के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है उसकी वैल्यू या तो +1 थी या -1 थी, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड जो एक्सप्रेशन की 1 दी हुई है। मतलब इसका ये हो गया, देखिए 1 माइनस 2m अपॉन आपको मिल रहा है 2 माइनस m इज इक्वल टू प्लस और -1। ये मॉडुलस का आपने मुझे लगता है रिलेशनल फंक्शन चैप्टर में सीखा है। एवरीवन बताइए, मॉडुलस क्या देते हैं, नॉन नेगेटिव आंसर देते हैं। ठीक है, प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं, किसी को डाउट है इसमें कि प्लस Yes, ma'am. ओके। अभी स्टूडेंट तो 2 केस हो जाएगा आपके पास। तो पहले मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, पहले वाले में लिखेंगे 1 माइनस 2m अपॉन आप लिख रहे 2 माइनस m, एक बार +1 लेंगे, दूसरा यहाँ पे ले लेते और करके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2m अपॉन आप लिखेंगे 2 माइनस m इज इक्वल टू -1। ठीक है, प्लस या -1 हमने लिखा है, तो ये 2 केस बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो 1 माइनस 2m इज इक्वल टू 2 माइनस m हो जाएगा। दूसरा वाला केस में और करके लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, किसी को कॉमा करके लिखना है तो लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही केस हमें लेना है, एक बार +1 लेना है, एक बार -1। तो यहाँ पे 1 माइनस 2m
और यहाँ पे मिल रहा है स्टूडेंट -1 इंटू 2 माइनस एम। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट। तो सिंप्लीफाई कीजिए सब लोग, कितना आ रहे हैं देख लीजिए। तो एक काम कर सकते हैं पहले वाले केस में, इधर तो -2m को चाहिए तो राइट साइड में लेके जाइए। तो क्या मिलेगा आपके पास, ये 1 - 2 इज इक्वल टू आपके पास मिलेगा -m + 2m, -m + 2m। और दूसरे वाले केस में आपने इधर जो लिखा है उसमें है, क्या करें स्टूडेंट, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, हमने किया नहीं है। ये हो गया 1 - 2m इज इक्वल टू -2 + m, -2 + m। सिंप्लीफाई करके बताइए, दो वैल्यू आने वाली है डेफिनेटली m की। तो एक तो यहाँ पे हो गया -1 इज इक्वल टू, एक दिन चेक करते हैं हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं करी है। एवरीवन प्लीज चेक करते हैं, हमने माइनस वगैरह सब प्रॉपर लगाया है ना। मैम फॉर्मूले में अच्छा, कहीं पे मिस्टेक की है क्या हमने? मैम बट्टे नहीं, में था एक सेकेंड, लेकिन मैं कहीं पे तो मिस्टेक करी है हमने डेफिनेटली। मैम, बट्टे में +- एक सेकेंड, एक मिनट, कहीं पे बता रही है, ये वाले पेज पे या नेक्स्ट वाले पेज पे? 2 माइनस, एक 1 सेकेंड, +½ m। एक सेकेंड, m1 की वैल्यू हाफ ले ली थी, एक बार देख लेते हैं। हाफ -m लिया, तो फिर हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है स्टूडेंट। तो क्या किया है देख लेते हैं, हाफ -m लिखा है। अच्छा, मुझे आवाज आपकी क्लियरली नहीं सुना, ठीक है मैं देखती हूँ स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिस्टेक करी है हमने। तो यहाँ पे एक बार चेक, 1 +½ m आना था मैम। अच्छा हाँ एक सेकेंड, हाँ हमने कुछ मिस्टेक कर दिया स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे 1+ आना चाहिए था ना, यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया है। तो यहाँ पे हमारा मिस्टेक है, उसको रिकरेक्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस आएगा, तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे मिस्टेक है हमारा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट जिसने मुझे रिमाइंड कराया, क्योंकि हमें आंसर आया तभी पता चल रहा है कुछ तो मिस्टेक करी है हमने। तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे फॉर्मूला सही लिखा है, सही लिखा है यहाँ पे tan थीटा है आपका मॉडुलस ऑफ m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हमारे पास प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। चेक कीजिए क्योंकि आंसर हमारा रॉन्ग आ रहा था, तो यहाँ पे मिस्टेक करी है हमने, यहाँ पे प्लस है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या था, 2 + m है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मिल रहा है फाइनली एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी क्या मिलेगा उसके हिसाब से, ये हमारे पास है, कहा गया m + 2m हो जाएगा यहाँ पे। तो एक सेकेंड, ये m यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी चेक कीजिए स्टूडेंट, और यहाँ पे भी क्या मिस्टेक करी है हमने, -2 फिर यहाँ पे -m, यहाँ पे -2 -m। तो ये अभी देखिए अभी सही आना चाहिए, हमने अभी मिस्टेक को रिकरेक्ट किया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिल रहा है, -1 इज इक्वल टू 3m मिल रहा है, चेक कीजिए सब लोग। एंड यहाँ पे दूसरे वाले से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं बताइए, आपने अगर ये वाले -2 को इधर भेजा है तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, वहां पे राइट साइड में -m और यहाँ पे आपको +2m। तो बेसिकली जो मिल रहा है यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट, आपको एक तो मिल रहा है 3m इज इक्वल टू -1, दूसरे वाले केस में जो मिल रहा है तो आपको मिल रहा है 3 इज इक्वल टू m। करेक्ट लिखा है अभी। ठीक है स्टूडेंट, तो आप m की वैल्यू एक तो आपको मिल रही है -1/3, दूसरी आपको मिल रही है m की वैल्यू 3। किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। स्टूडेंट यही आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है, आप लोग ने सोल्व किया है मेरे साथ या मेरे से पहले, तो एक बार चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट अच्छा ऋषित आपका -1,1 आ रहे हैं या नहीं? दूसरा है आंसर। दूसरा वाला आंसर स्टूडेंट सबका सेम ही आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है? यही आ रहा है ना, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द स्लोप ऑफ अदर लाइन, देयरफॉर द स्लोप ऑफ अदर लाइन, जो कि जो हमने फॉर्मूला सीखे हैं इसके ऊपर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो द स्लोप ऑफ अदर लाइन इज, आप लिख सकते हैं -1/3 और 3। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए, या तो उसका स्लोप -1/3 रहेगा या 3 रहेगा, क्योंकि बेसिकली वो लाइन का स्लोप बताना है जो गिवन लाइन के साथ एंगल कितना बना रही है, π/4। और
एक लाइन का स्लोप आपको 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। नो मैम। पक्का ना? तो स्टूडेंट यहाँ पे बेसिकली 2 स्लोप मिल रहे हैं, मतलब ऐसी आपको 2 लाइन मिल सकती है जो गिवन लाइन के साथ 5/4 एंगल बना रही है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हो गया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, यही फॉर्मूला के ऊपर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एवरीवन, एक्यूट एंगल ही फाइंड करना है, थीटा ही फाइंड करना है बिटवीन द लाइंस दिस। ठीक है, तो कैसा करें, स्लोप निकालना आना चाहिए स्टूडेंट। ये जनरल फॉर्म दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं, इसका कुछ नंबरिंग देना चाहे तो नंबरिंग दे दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, बताइए क्या दो नंबरिंग दे दे, क्योंकि लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी हैव, या डायरेक्टली भी लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, वी आर हैविंग द इक्वेशन ऑफ लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देते डायरेक्टली, कैसा लिखे बताइए। एवरीवन अपने वर्ड्स में बता सकते हो आप, क्योंकि ये एक्यूट एंगल बताना है आपको इन दोनों लाइंस के बीच में। तो ऐसा लिख सकते हैं, वी हैव द इक्वेशन ऑफ लाइन, वी हैव द इक्वेशंस ऑफ लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ 2 लाइन का दिया हुआ है। तो ये पहला दिया है 2x + y - 1 = 0, इसको कुछ नंबर देना है तो नंबर 1 दे सकते हैं। दूसरा इक्वेशन है 3x + y + 4 = 0, ये लाइन का इक्वेशन है स्टूडेंट, इसको नंबर 2 बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे m1 m2 तो यूज करना ही है, तो यहाँ पे लिख दूं क्या स्टूडेंट, मुझे बताइए, स्लोप ऑफ लाइन 1, क्योंकि लाइन 1 जो यहाँ पे बात करी, 1 जो है इक्वेशन है लाइन 1 का। ठीक है, तो स्टूडेंट कौन बताएगा मुझे स्लोप ऑफ लाइन एल, ये जो है स्लोप ऑफ लाइन 1, इसको मैं m1 से डिनोट कर सकती हूँ क्या, प्लीज बताइए। अगर मैंने इसको m1 से डिनोट किया है तो क्या हो जाएगा एवरीवन, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इसमें x डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ वही y। तो ये कितना मिल रहा है, -2/1 हो जाएगा, मतलब -2 या कुछ अलग, सबका यही आ रहा है, बताइए एक बार। यस मैम। मैं लिख देती हूँ प्रॉपर्ली। इसमें ओके, तो ये हो गया -2। स्टूडेंट वैसे ही अगर आप मुझे सेकेंड लाइन का स्लोप बताना है, स्लोप ऑफ लाइन 2, m2 ले लेते हैं इसको, तो ये हमारे पास हो जाएगा m2, आपके पास हो जाएगा, देख लीजिए, -3/1, मतलब ये मुझे मिल रहा है -3, सबका यही आ रहा है स्टूडेंट, देख लीजिए, इसमें पक्का ना, दिख रहा है ना, शायद से मुझे लग रहा है दिखना चाहिए आपको। ठीक है, इसमें तो Yes, लाइन ma'am. 1 और लाइन का स्लोप निकाल लिए हैं, तो हम थीटा एक्यूट एंगल मान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वही हमें निकालना है, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल, थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस, नाम देना चाहे तो भी दे दीजिए, बिटवीन द लाइंस 1 and 2। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिलेगा हमें फॉर्मूले से मिलेगा tan थीटा, आपके पास हो गया मॉडुलस ऑफ m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। ठीक है, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है आपको, tan थीटा किसके बराबर हो गया आपके पास, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 - m2, m1 की वैल्यू -2 थी, m2 की वैल्यू हमें लिख रहा था -3 है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1 + -2 × -3। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, सबको यही आ रहा है ना। नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं Yes, बाकी का। ma'am. ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ हमें मिल रहा है tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, यहाँ पे बताइए -2 + 3 मिल जाएगा, -2 + 3, और यहाँ पे बात की जाए स्टूडेंट तो 1 + 6 मिल रहा है, चेक कर लीजिए, यही है ना, क्या कुछ अलग, यही है सबका। तो यहाँ से स्टूडेंट हमें मिल रहा है tan थीटा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे मॉडुलस ऑफ 1/7। अच्छा, ये वाला चीज मैं आपको अच्छे से लिख के दिखाती हूँ, यहाँ से आप बोल रहे हैं tan थीटा मिल रहा है 1/7, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता है कौन से स्टैंडर्ड एंगल के ऊपर, मतलब थीटा कौन सा एंगल है जहाँ पे आपको tan थीटा की वैल्यू 1/7 मिल रही है, ये पता नहीं स्टूडेंट। तो ये वाले केस में हम कैसा करते हैं, इसको हम ऐसा लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/7। अभी स्टूडेंट बोलेंगे कि मैम ये क्या है, ये नोटेशन, स्टूडेंट जो ये नोटेशन है
ये tan जो फंक्शन है उसका इनवर्स फंक्शन, ये हम डिटेल में 12 में पढ़ेंगे, ये 11th का पार्ट है ही नहीं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये आपका 12th में आता है, तो वो यहाँ पे याद रखिए। यहाँ पे तो बेसिकली ये जो tan इनवर्स मैंने लिखा है, तो यहाँ पे ये किसके बराबर नहीं है, ये 1/10 के बराबर नहीं है। tan ऑफ एंगल कुछ यहाँ पे लिखा है, ये बराबर नहीं है, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इसका मीनिंग बताना चाहूँ, जैसे आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ, ये वाले क्वेश्चन का छोड़ दीजिए अभी। जैसे अगर मैंने बताया स्टूडेंट आपको 10π/4 पे सब लोग वैल्यू कितनी बताते थे, 1 बताते थे ना सब लोग यही। तो अगर मैं इसको सेम चीज को ऐसा लिखना चाहूँ, ये हो जाएगा π/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? मतलब आप बोल रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि कौन से एंगल पे आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल, यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो 10 है ऑफ एंगल, जैसे यहाँ पे 10π/4 मिल रहा है 1 पे, तो मतलब बेसिकली आप इस सेम चीज को ऐसा बोल सकते हैं π/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, मतलब 1 वैल्यू आपको कब मिल रही है, जब आपका एंगल रहेगा π/4। ये डिटेल में हम 12th में सीखेंगे। अभी के लिए सिर्फ ऐसा लिख लीजिए, tan थीटा 1/7 आया, मतलब थीटा हो गया tan इनवर्स ऑफ 1/7। किसी को डाउट है प्लीज पूछ लीजिए, लेकिन डिटेल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हम 12th में ही पढ़ेंगे। ठीक है, प्लीज बताइए स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, ठीक है। जो मुझे लग रहा है आप कर पाएंगे वो मैं होमवर्क में दूंगी अभी, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट। डोंट वरी, सॉल्यूशन पूरा प्रोवाइड करने वाली हूँ मैं, लेकिन समझाना मेन चीज है यहाँ पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट 2,3 which makes an angle of 45 degree with the line 2x plus y minus 7 is equal to 0। स्टूडेंट ये वाला होमवर्क में कर सकते हैं, लेकिन मैं बताती हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, आपको पता है ये जो लाइन दी हुई है स्टूडेंट, ये इसका स्लोप कोई मुझे बता सकता है स्टूडेंट? इसका स्लोप कितना है? जैसे मैंने m1 बोल दिया, ये हो गया -2/1, मतलब -2 हो गया। एग्री करेंगे सब लोग? बताइए स्टूडेंट, एग्री करेंगे कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे और आपको एक्यूट एंगल कितना दिया है, और आपको इक्वेशन फाइंड करनी है वो लाइन की जो पॉइंट 2,3 से पास हो, और ये लाइन के साथ आपका 45 डिग्री एंगल बनाए। तो स्टूडेंट हम बोल सकते हैं जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप m मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे m2 इज इक्वल टू m बोल लीजिए। तो बेसिकली मैं आपको रफ आइडिया बता रही हूँ, क्योंकि पूरा सोल्व करने में 10 मिनट तो जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ यहाँ पे। तो tan 45 डिग्री आपका यहाँ पे हो जाएगा, देखिए -2, और यहाँ पे जो सेकंड स्लोप है आप उसको m मान रहे हैं ऐसा। तो यहाँ से स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करके m की 2 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो 2 केस होंगे आपके पास। अगर m इज इक्वल टू ये वाला पहले वाला केस लिया और आपको पॉइंट पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से वो लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। दूसरे वाले केस में दूसरी स्लोप लेंगे, फिर पॉइंट आपको पता है कि लाइन ये वाले पॉइंट से पास हो रही है, तो एक और इक्वेशन मिलेगी। समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट? प्लीज बताइए मेन चीज क्या है। अगर आपको ये जो क्या है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं ना स्टूडेंट यहाँ पे। लेकिन मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ इसका, लेकिन पहले मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं। यहाँ से आपको स्लोप की 2 वैल्यू मिलेगी, 2 स्लोप की वैल्यू मिल रही है, मतलब लाइन की 2 इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, एवरीवन बता दीजिए समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो भी बोल सकते हैं। एवरीवन बता दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको सोल्व Yes, करके ma'am. ओके, ठीक है। अभी के लिए मैंने होमवर्क लिखा है, लेकिन आपको जब नोट्स प्रोवाइड होंगे उसमें पूरा सॉल्यूशन मिलेगा इसका। ठीक है, तो यहाँ से m की 2 वैल्यू मिलेगी, m की 2 वैल्यू के लिए आपको 2 लाइन की इक्वेशन मिलेगी जो पॉइंट 2,3 से पास हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे करेंगे, और जो बाकी का लग रहा है वो मैं होमवर्क में आपको दूंगी। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे ही करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। ये 2 लाइंस का इक्वेशन दिया है, आपको इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। एक तो क्रैमर्स रूल से निकाल सकते थे, लेकिन वो करने की बजाय डायरेक्टली दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेते हैं ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो दोनों की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कर सकते हैं ना? साइमल्टेनियसली सोल्व करना आता है स्टूडेंट सबको? पहले चाहे तो x को एलिमिनेट कर लीजिए तो y की वैल्यू मिल जाएगी, y को एलिमिनेट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसा लिख सकते हैं, वी हैव
ठीक है, आप चाहे तो ऐसा लिख दीजिए, वी हैव द इक्वेशन ऑफ लाइन, वी हैव द इक्वेशंस ऑफ लाइन। यहाँ पे आपकी वर्ड्स में आप चाहे तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, 4x + 3y = 5। ये पहला, उसको कुछ नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी वाली इक्वेशन जो है x - 2y = -7, इसको हमने बोला है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, अभी आपको दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके x और y की वैल्यू जो मिलेगी वो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। स्टूडेंट अभी मुझे बताइए, आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं कि y को? अगर x को एलिमिनेट करना है तो x का कोएफिशिएंट सेम बना लीजिए पहले। प्लीज बताइए क्या करें, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट जैसे भी आपको करना है आप मुझे बताइए, मैं वही चीज यहाँ पे लिखूंगी। बताइए, अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो आप चाहे कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन में, आप क्या है दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट बताइए क्या करें एवरीवन? ओके, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं? सेकंड इक्वेशन है उसको 4 से मल्टीप्लाई। ओके ठीक है, तो लिख देते, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो लिख देते हैं यहाँ पे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय किससे करेंगे? नंबर 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 4x - 8y = -28। इसको नंबर 3 बोल देते, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अभी बताइए इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करना है या इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करना है? आंसर तो सेम ही आने वाला है, आप लोग बताइए, आपके सामने तीनों इक्वेशन है। बताइए इक्वेशन 3 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दे एवरीवन? यस कुछ मैम। तो Yes, बोलिए। ma'am. ओके ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा लिख देते एक साथ पहले तो यहाँ पे 4x - 8y = -28 था। इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 से, तो पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे ऊपर, यहाँ पे 4x + 3y = 5। इसके नीचे लिखेंगे थर्ड इक्वेशन 4x - 8y = 28। 4x - 8y = 28 सब्ट्रैक्ट करें स्टूडेंट, तो आपको पता है यहाँ पे साइन हो जाएगा चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख के दे देती हूँ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट, 4x और -4x कैंसिल हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट? 3y + 8y, 11y मिल जाएगा। और यहाँ पे 5, अच्छा यहाँ पे पहले ही माइनस था ना शायद, एक बार -28 था, मैंने यहाँ पे चेक नहीं किया, तो यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 5 + 28 स्टूडेंट कितना होता है? 33। देख लीजिए स्टूडेंट, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू कितनी मिल रही है? 3। स्टूडेंट देख लीजिए, सबको यही आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है वैल्यू? y की वैल्यू 3 मिल रही है, बताइए। 5 + 28 33 होता है, तो y की वैल्यू 3 मिली। अभी आपकी मर्जी है, y की वैल्यू जो 3 मिली इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे तो मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग y = 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 आपके पास ये थी 4x + 3y = 5, तो यहाँ से आपको मिलेगा 4x + 3y, y की वैल्यू है 3 = 5। ठीक है स्टूडेंट, तो मिला क्या आपको? आपको मिल रहा है ये वाली चीज, 4x + 3 × 3 9 हो जाएगा = 5। तो यहाँ से आपको ये मिल रहा है कि 4x = आपके पास 5 - 9, मतलब यहाँ से हमको मिल रहा है 4x = -4, और यहाँ से x की वैल्यू मुझे लग रहा है स्टूडेंट माइनस आती है। यस एवरीवन डाउट है? तो यहाँ पे स्टूडेंट x और y की वैल्यू मिल गई है, तो ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं क्या निकालना था हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला था ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर द पॉइंट ऑफ
intersection of line, point of intersection of lines is, कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया -1,3 है। किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। सबका सेम ही आंसर आ रहा है मेरे हिसाब से। एवरीवन सेम ही है ना? यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे अभी देखो जो बाकी के क्वेश्चन स्टूडेंट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे सोल्व करेंगे तो उसमें 10-10 मिनट चाहिए हर क्वेश्चन को, लेकिन मेन चीजें मैं आपको समझाती हूँ क्या करना है, ठीक है? फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन तो मिलेगा आपको, लेकिन अगर नहीं समझ में आया कॉन्सेप्ट तो आप प्लीज पूछिए, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है किसका? Find the coordinate of the foot of the perpendicular drawn from the point -2,3 on the line। तो यहाँ पे बेसिकली कैसा डायग्राम बनेगा मैं दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे एक लाइन है आपके पास स्टूडेंट, ये लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है कितना? 3x - y - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है? ये लाइन के ऊपर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे ओके इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं कुछ ऐसा, ठीक है? ये आपने कुछ इसका नाम दे दिया P, ए नाम देना चाहे तो ए भी दे सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है -2,3 है। और स्टूडेंट ये जो है, इसको मैं कौन से कलर से दिखाऊं? ब्लू से ही दिखा देती हूँ। ये जो है पॉइंट, इसका नाम सपोज आपने दिया है Q, ठीक है स्टूडेंट? तो आपको क्या पता है यहाँ पे पी क्यू आपने गिवन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे आपको मुझे बताना है क्या करना है आपको स्टूडेंट? क्यू के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन पहले तो मुझे बताइए एवरीवन, ये जो गिवन लाइन था 3x - y - 1 इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप क्या होगा? कौन बताएगा मुझे इसका स्लोप? स्टूडेंट ये वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको बोलूं स्लोप, ये वाली लाइन का स्लोप कितना हो? -3/-1 करेंगे तो स्टूडेंट स्लोप कितना आ रहा है आपका? 3 हो जाएगा। प्लीज बता दीजिए, यही आ रहा है ना? -3/-1 करेंगे तो 3। अभी स्टूडेंट क्या है? पी क्यू परपेंडिकुलर है गिवन लाइन के, पी क्यू परपेंडिकुलर है गिवन लाइन के, तो पी क्यू का जो स्लोप आएगा इनटू स्लोप ऑफ गिवन लाइन कितना आएगा? प्रोडक्ट इनका -1 आएगा, मतलब पी क्यू का स्लोप कितना हो जाएगा स्टूडेंट? -1/3। एग्री करेंगे कि नहीं? प्लीज बताइए, एक बार बता दीजिए स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं? पी क्यू परपेंडिकुलर है गिवन लाइन की, तो पी क्यू का स्लोप मल्टीप्लाइड बाय द स्लोप ऑफ लाइन 3x - y - 1 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास हो जाएगा -1, मतलब पी क्यू का स्लोप हो गया स्टूडेंट -1/3, ठीक है? अभी स्टूडेंट आपको पी क्यू का स्लोप पता चल गया, पी के कोऑर्डिनेट पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से पी क्यू क्या इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं? प्लीज बताइए, लिख सकते हैं एवरीवन? जस्ट एक बार समझ में आया या नहीं ये बताइए मुझे। पी क्यू का आप यहाँ पे जो, क्योंकि ये पी क्यू क्या है? परपेंडिकुलर है गिवन लाइन के, तो पी क्यू का अगर आपने इक्वेशन लिख दिया है स्टूडेंट, तो आपको डायग्राम से भी पता चल रहा है जो पी क्यू लाइन का इक्वेशन मिला है और ये जो गिवन लाइन का इक्वेशन दिया है, अगर हम दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे तो क्यू के कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, क्योंकि क्यू क्या है? इन दोनों लाइन का क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है। एवरीवन समझ में आया? प्लीज बता दीजिए, ठीक है? डोंट वरी, सॉल्यूशन मैं पूरा प्रोवाइड करने वाली हूँ, लेकिन समझ में आना चाहिए कि क्या किया हमने। गिवन लाइन का स्लोप निकालना है, पी क्यू परपेंडिकुलर है गिवन लाइन की, तो दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। पी क्यू का स्लोप मिल गया है, पी क्यू लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से पी क्यू का इक्वेशन लिख लिया आपने। फिर जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन और गिवन लाइन के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करके जो एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी वो आपका क्या है? क्यू के कोऑर्डिनेट है, ठीक है स्टूडेंट? तो यहाँ पे मैं होमवर्क लिख रही हूँ, लेकिन डोंट वरी, आपको सॉल्यूशन पूरा इसका प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन मेन चीज है कॉन्सेप्ट, ठीक है स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पे जो एक और भी दिखा देती हूँ मैं आपके क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं है हमारे पास, आप बोल सकते हैं 10 मिनट तो लगेगा एक क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट समझाने का ट्राई करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, आपको क्या करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are। स्टूडेंट यहाँ पे फिर वापस से मैं होमवर्क में देने वाली, लेकिन क्या कर रहे हैं वो हमें बता देते हैं। आपके पास एक ट्रायंगल है, आपके पास एवरीवन एक ट्रायंगल है, आप नाम दे दीजिए ए, 3 वर्टाइसेस दिए हैं, उनके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं।
अभी कितने स्टूडेंट को याद है, अभी मुझे बताइए कि सर्कम सेंटर क्या होता है? ट्रायंगल के तीनों साइड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर, और सर्कम सेंटर को हम ओ से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमने बात करी ट्रायंगल के तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको सर्कम सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने की जरूरत है ही नहीं, दो को निकाल लेते। देखिए तो यहाँ पे अगर मैं जैसे स्टूडेंट ग्रीन कलर यूज करूं, जैसे आपने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ डायग्राम के हिसाब से, तो इसका कुछ नाम ओ दे दीजिए, क्योंकि ओ से बेसिकली आपको पता है सर्कम सेंटर को डिनोट करते हैं। तो ये ओ बोल दिया स्टूडेंट, इसका कुछ नाम आप बता दीजिए, ये आप बोल सकते हैं जैसे डी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से एक चीज क्या पता चली आपको? ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है स्टूडेंट यहाँ पे, तो ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी हो गया। इतनी बात समझ में आई एवरीवन? Yes, ma'am. हाँ, तो ओडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एबी का, तो डी किसका मिड पॉइंट हो गया? एबी का मिड पॉइंट हो जाएगा एवरीवन। तो यहाँ से मुझे बताइए डी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से, क्या हो जाएगा देख लीजिए, -2 + 6 मतलब 4/2 करेंगे तो एक तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएगा 3 - 1/2 मतलब 2/2, ये हो गया 1। स्टूडेंट वही जो कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चन में किया सेम वही यहाँ पे करने वाले हैं। तो डी मिड पॉइंट है ए बी का, तो यहाँ से आपने डी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं, और अभी ए बी का स्लोप निकाल सकते हैं। ओडी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो वहां से आप ओडी का स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ओडी का स्लोप मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा? -1। तो आपको स्लोप पता चल गया ओडी का, एक पॉइंट पता है, कोऑर्डिनेट पता है, तो ओडी का इक्वेशन लिख सकते हैं एवरीवन। प्लीज बता दीजिए स्टूडेंट, क्योंकि ये अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया, ओडी का इक्वेशन मिल गया। अभी स्टूडेंट कौन सी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लूं आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि दो से भी काम चल जाएगा, कोई भी दो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मीट होंगे, थर्ड वाला साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वहां पे ही मीट होगा। ठीक है, जैसे सपोज कुछ स्टूडेंट ने बोला कि मैम एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया आपने, कुछ ऐसा होगा स्टूडेंट, यहाँ पे उसका कुछ नाम दे देते हैं ई। ई मिड पॉइंट हो गया ईसी का, ई मिड पॉइंट हो गया एसी का, तो यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला से ए की कोऑर्डिनेट आपको क्या हो जाएगा स्टूडेंट? -2 + 4 करेंगे तो कितना होगा? 2/2 करेंगे तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूले से ई का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 1, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3 + 3 6/2 करेंगे तो स्टूडेंट ये हो गया 3। एवरीवन वापिस से समझ में आ रहा है? ई के कोऑर्डिनेट निकाले हैं, ओ ई परपेंडिकुलर टू एसी है, एसी का स्लोप मल्टीप्लाइड बाय द स्लोप ऑफ ओ ई कितना आएगा? -1 आएगा। प्लीज बताइए, तो वहां से ओई का स्लोप निकल जाएगा। ओई का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। अभी स्टूडेंट ओई का इक्वेशन मिल गया है, ओडी का इक्वेशन मिल गया है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, वो आपको देंगे। और तो यहाँ पे क्या है? ओ नोटेशन किसके लिए है? सर्कम सेंटर के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? थोड़ा सा प्रोसीजर बड़ा है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। समझ में आ रहा है एवरीवन? बता दीजिए एक बार स्टूडेंट, थर्ड वाले साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपको दो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल लिया है, तो वो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। एवरीवन प्लीज बता दीजिए, समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क में लिख रही हूँ, लेकिन डोंट वरी, इसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करने वाली। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है जिसमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे, लेकिन ये वाला एक बार समझ लीजिए क्या करना है। आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है किसका? ऑर्थो सेंटर का। अभी कितने स्टूडेंट को याद है ऑर्थो सेंटर क्या होता है? एवरीवन, जैसे ट्रायंगल ली है हमने, यहाँ पे रफ डायग्राम में दिखा देती हूँ आपके पास। एक ट्रायंगल है, उसके तीनों वर्टाइसेस पता है, ए के कोऑर्डिनेट दिया है 3, -2, बी के कोऑर्डिनेट दिया है आपको 7, 6 एंड यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट दिया है -1, 2। स्टूडेंट यहाँ पे ऑर्थो सेंटर वो पॉइंट है जहाँ पे ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट आप चाहे तो जैसे आपने ए वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, उसके अपोजिट साइड पे देखो डायग्राम से मैं दिखा देती हूँ, तो कुछ ऐसा आपने ड्रॉ किया है। ठीक है, ये डायग्राम अच्छे से नहीं बनाया है। ओके, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है स्टूडेंट, इसका नाम आपने दे दिया डी। तो एडी क्या हो गया? यहाँ पे आपका हो गया एक एल्टीट्यूड। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे
क्योंकि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ए के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मालूम है, तो एडी का स्लोप मल्टीप्लाइड बाय बीसी का स्लोप कितना हो जाएगा, -1। वहां से एडी का आपको स्लोप मिलेगा स्टूडेंट, एडी का स्लोप मिल गया है, ए के कोऑर्डिनेट पता है, तो एडी का इक्वेशन। ठीक है, अभी स्टूडेंट दूसरा वाला देखिए, आपकी मर्जी है दूसरा एल्टीट्यूड कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज आपने एल्टीट्यूड यहाँ से बी से ले लिया, ठीक है, बी से उसके अपोजिट साइड पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है आपने, तो यहाँ से एक तो चीज हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे परपेंडिकुलर, इसका नाम कुछ बोल देते हैं ई। ठीक है, बी क्या है स्टूडेंट, एल्टीट्यूड हो गया, जो बी वर्टेक्स से आपने ड्रॉ किया है, तो यहाँ से बी परपेंडिकुलर टू एसी हो गया, तो स्लोप ऑफ बी इंटू स्लोप ऑफ एसी कितना हो जाएगा, -1। स्टूडेंट प्लीज बताइए, एसी का स्लोप निकालना बहुत इजी है, बीई का स्लोप अगर मिल गया है तो बी के एक कोऑर्डिनेट तो पता ही है, बीई का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों एल्टीट्यूड बेसिकली आपका डायग्राम में देखेंगे तो ये वाले पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है इनका, तो ये जो है इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको हम सपोज एच से डिनोट करते हैं, तो यही आपका क्या है, ऑर्थो सेंटर है। समझ में आया स्टूडेंट, आपने एडी का इक्वेशन निकाला, आपने बी का इक्वेशन निकाला, एडी और बी क्या है, यहाँ पे एल्टीट्यूड है ट्राइंगल के। ठीक है, तो दो एल्टीट्यूड जहाँ पे मीट करेंगे, थर्ड एल्टीट्यूड भी डेफिनेटली वहां पे मीट करेगा, तो ये आपका ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। प्लीज बताइए स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं। लिखना थोड़ा सा है, लेकिन कॉन्सेप्ट की बात की जाए वो बहुत इजी है। एवरीवन कुछ समझ में आया स्टूडेंट, कुछ तो बोल दिए यहाँ पे। कोई भी स्टूडेंट नहीं है क्या क्लास में? इसमें ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम ऑर्थो सेंटर को डिनोट कर रहे हैं एच से, सरकम सेंटर को ओ से डिनोट किया था, तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद किया है, एंड एक सेकेंड